नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है अनुजा। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते जिंदगी से आखिर हम चाहते क्या हैं। तभी तो तभी तो चाहा हुआ सब कुछ मिल जाने पर भी क्यों लगता है जीवन यूं भरा भरा नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। हाल में ऐसी की हल्की सी आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं। नीचे महंगा कारपेट, भारी भरकम सोफ़ों और लहराते पर्दों के बीच आजकल अनुजा को अपना अस्तित्व अक्सर ही नाकारा सा लगता है। कभी ज़िंदगी में उसे इन सब चीज़ों की अहमियत ही सर्वोपरि लगा करती थी। बचपन उसका आर्थिक अभावों के बीच बीता था। एक स्कूल मास्टर के ढेर सारे बच्चों में से एक। आज घर में यह नहीं है, कल वह नहीं है। माँ और पिता दिन रात मेहनत कर जैसे तैसे घर चलाते और वह अक्सर अक्सर रंगीन सपने देखा करती। कैसे बड़ी होकर वह इन सारी हालातों को जादू की छड़ी फेर कर बदल डालेगी। 7वीं या 8वीं कक्षा तक आते आते उसे एक एहसास जरूर हो गया था। भले ही और कुछ उसके पास न हो, पर रूप की अपार संपदा है। और 13-14 साल की वो कमसिन उम्र में ही उसने उसे एक हथियार बना लिया, जिसके बल पर वह पहले छोटी छोटी और फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करने का स्वप्न देखने लगी थी। कोने वाला पसारी उसके सामान लेने जाने पर उधार देने से कभी मना नहीं करता। और अगर उसका लड़का सोहन दुकान पर बैठा हो तो सामान के साथ साथ कभी कभी चॉकलेट या बिस्कुट का पैकेट पकड़ाकर किस बात का इजहार करना चाहता था वह बखूबी समझकर भी चेहरे पर कोई भावना आने देती, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक दिन, शायद किसी त्योहार का दिन रहा होगा, उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। उसके गोरे हाथों पर मेहंदी का सुर्ख रंग ऐसा खूबसूरत लग रहा था कि उस दिन सामान का पैकेट पकड़ाते हुए सोहन ने उसके हाथ थाम लिए थे। और हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में आई लव यू कहते कहते पसीना पसीना हो गया था। बेचारा सोहन। किसी फिल्म में सुना अंग्रेजी का जुमला बोलने की कितनी रिहर्सल की होगी उसने। इसकी कल्पना उसे सारे रास्ते हंसाती रही थी। उसका वह हकला कर बोलना, अंग्रेजी का अजीब सा उच्चारण। पर कुछ भी हो, वह उससे किया गया जीवन का पहला प्रेम निवेदन था। और इसीलिए शायद आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे याद है। उसके बाद तो न जाने कितनी बार उसने मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे जुमले सुने और हर बार उन पर अलग अलग तरह से रिएक्ट किया, जब तक कि सोहन जैसे किरानी के बेटे से शुरू हुआ यह सिलसिला इंडस्ट्रियलिस्ट खन्ना साहब तक नहीं पहुंच गया। उसने सिर्फ इंतज़ार किया। पता नहीं भगवान ने उसे किस मिट्टी का बनाया था, या यह बचपन में सहे अभावों का असर था। वह हर व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलती थी। यही कारण था, सामने वाला चाहे जितना भावुक हो जाए, संबंधों में कितना भी गहरा उतर जाए, उसी संबंधों को एक झटके में तोड़ लेने में जरा सा वक्त नहीं लगता था। और नहीं
कोई चोट पहुंचती थी। 11वीं कक्षा पास करते करते माँ बाबूजी उसकी शादी की चिंता करने लगे थे और वह किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रही थी, क्योंकि जैसी बस्ती में वे रहते थे, जिस स्कूल में वह पढ़ती थी, वैसे माहौल में उसके सपनों का राजकुमार नहीं मिल सकता था, जिसके बूते पर आसमान से चांद तोड़ लाने का ख्वाब वह दिन रात देखा करती थी। माँ बाबूजी का विरोध कर उसने शहर के सबसे महंगे कॉलेज में दाखिला लिया। ट्रस्टी और प्रिंसिपल से मिलकर किसी तरह फीस माफ़ करवाई, बिल्कुल एक योद्धा की तरह जो अपना युद्ध जीतने के लिए अपना हर अस्त्र शस्त्र तैयार रखता है। वह सारा ध्यान अपने रख रखाव व वेशभूषा पर रखती। यहाँ उसके सामने एक नया आयाम खुला। कॉलेज की रंगीनियाँ, उसके आसपास मंडराते भंवरे, घर उसे काटने को दौड़ता। माँ बाबूजी कह कह कर हार गए थे। शायद गरीब माँ बाप भी कहीं अपराध भावना से ग्रस्त रहते हैं कि बच्चों को वह सब नहीं दे पा रहे जिसके वे हकदार हैं। इसीलिए उन्होंने भी कहना सुनना छोड़ दिया। कॉलेज पास करते करते ही उसे एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई। वह अपना हर कदम सोची समझी योजना के तहत उठाती थी। यही वह जगह थी जहाँ वह उन लोगों के संपर्क में आ सकती थी जो उसके बचपन में देखे सारे सपनों को सच कर दे। उसने अपने दिल पर कड़े पहरे लगा रखे थे, जब तक योग्य उम्मीदवार न मिले, जैसे उसका धड़कना भी मना था। पर वह चाह कर भी दिल को पत्थर का नहीं बना सकी थी। तभी तो मनीष से मिलने के बाद उसे लगा था जैसे दिल उसकी बात मानने से इनकार कर रहा है। एयर होस्टेस की नौकरी करते हुए उसे 6 माह ही हुए होंगे। मुंबई की उड़ान के दौरान उसकी मुलाकात मनीष से हुई थी। कंप्यूटर इंजीनियर मनीष को कंपनी के काम से बार बार मुंबई के बाहर जाना पड़ता था, कभी 10 कभी 15 दिनों के लिए। 2-3 मुलाकातों के बाद ही वे एक दूसरे से काफ़ी खुल गए थे। मुंबई में उनके फ्लैट भी एक ही एरिया में थे। एक बार मनीष के बहुत आग्रह पर वह उसके फ्लैट पर गई थी। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट। उसे लगा था अपने दिल की धड़कनों पर रोक लगानी होगी। उसकी मंजिल यह नहीं। बहुत चाहने पर भी वह इस बंधन को ठुकरा नहीं पा रही थी। कभी कभी सप्ताहांत में दोनों मुंबई होते तो सारे मुंबई की खाक छानते फिरते। उसे मनीष का साथ बेहद अच्छा लगता। और मनीष तो खैर उसका दीवाना था ही। वह सोचती इसमें नया क्या है। पर साथ ही यह भी सच था, मनीष का लगाव जैसे सबसे अलग था। उसके स्पर्श में अजीब सी पाकीज़गी लगती, जैसे वह किसी पवित्र चीज को छू रहा हो। वरना उसके अनुभव किए अधिकांश स्पर्श वहशी और वासना से भरे थे। निगल जाने को आतुर आंखों के स्थान पर मनीष की आंखों में पहली बार उसने समुद्र सी गहराई देखी थी, जिसमें खुद डूब जाने का मन करे। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। मनीष संबंधों को नाम देना चाहता था और उसे लगता कहीं एक गलत विराम उसकी ज़िंदगी के मायनों को न बदल दे। और जैसे एकाएक निर्णय लेना आसान हो गया था। मुंबई की उस तड़क भड़क वाली पार्टी में उसकी मुलाकात मिस्टर रोहित खन्ना से हुई थी। 50 वर्षीय विधुर मिस्टर खन्ना कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे। अगले सप्ताहांत उनके यहाँ कोई पार्टी थी और उन्होंने उसे भी आमंत्रित किया था। उनकी आंखों के सुर्ख डोरों की भाषा वह पढ़ रही थी, पर समझना उसने शुरू किया
उनकी आलीशान कोठी में हुई उस पार्टी के बाद वह जैसे अभिभूत हो गई थी। वहाँ जो कुछ था, जिस तरह था, उतना तो वह सपनों में भी नहीं देख पाई थी। उसे लगा बस अब दौड़ बंद कर देनी चाहिए। शायद उसकी मंजिल उसके पास आ गई है और खुद ही चलकर आई मंजिल को ठुकराना कोई अक्लमंदी तो नहीं। सिर्फ 15 दिनों में वह मिसेस खन्ना बन गई थी। परिवार में सिर्फ खन्ना साहब का बेटा था जो अमेरिका में बसा हुआ था। खन्ना साहब खुद भी सारी दुनिया नापते रहते थे। शुरू का कुछ वक्त तो अच्छा गुजरा, हर सपने को हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश में। 1-2 वर्ष निकल गए, पर धीरे धीरे लगने लगा सारे सपने चुक गए हैं, कुछ बाकी नहीं रहा। खन्ना साहब के लिए उसकी कीमत ड्राइंग रूम में रखी कीमती चीज़ों से अधिक नहीं थी, जिन्हें जब शुरू में लाया जाए तो बड़ी साज संभाल की जाती है। हर आने जाने वाले के सामने बड़े गर्व से प्रस्तुत किया जाता है। फिर धीरे धीरे उन पर धूल जमने लगती है। अब वह बेहद उपेक्षित महसूस करती। जेवर, साड़ियाँ, क्लब, जुआ, शराब और छोटे मोटे उबाऊ रोमांस। रोहित ने उसे कभी कोई स्थान नहीं दिया। अपने से छोटी स्त्री को आखिर वह क्या संबोधन देता? हेलो, हाय, आप कैसी हैं? जिसे 2-4 वाक्यों से ज़्यादा कोई बात कभी नहीं हुई। अपने बच्चे हुए नहीं। शराब और दूसरी अय्याशियों ने खन्ना साहब को पिता बनने लायक छोड़ा ही नहीं था। अब कभी कभी उसे लगता, उम्र के साथ, अनुभव के साथ, जिसे सुख और संतुष्टि की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। उसने किराए के पंख से उड़ना चाहा था और शायद इसीलिए यूं लहूलुहान शत विक्षिप्त सी कराहती रहती है। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया? कोई नई शुरुआत संभव नहीं? अभी तो एक लंबी जिंदगी उसके सामने है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या उसे एक कोशिश और करनी होगी? क्या करे? कौन सा रास्ता है उसके पास? पड़ी नींद की गोलियों की शीशी पर नज़र जाते ही उसने तेजी से निगाहों को फेर लिया। यह विचार जाने कितनी बार दिमाग में आया, एक रात ढेर सी गोलियां खाकर सो जाए और कभी न उठे। उन स्वामी जी के आश्रम में जाकर भगवा वस्त्र धारण कर ले, अंदर चाहे जितनी अशांति हो, ऊपर से ओम शांति का जाप करती रहे। या तुम मनीष, मुझे कम से कम नारी जीवन की वह सार्थकता दो जिसे हर साधारण नारी पा लेती है। एक नन्हे से बीज का पेट फाड़कर जब अंकुर बाहर आता है तो जैसे उसे जन्म देकर बीज का क्षणिक ही सही जीवन सार्थक हो उठता है। मनीष, मैं तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा अंश चाहती हूँ, जिसे अपनाकर मैं इस वैभव विलास के जीवन को छोड़कर बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। अपनी संतति को मेहनत से पालूंगी, उसे जीवन की सफलता असफलता की नहीं, सार्थकता और निरर्थकता का पाठ पढ़ाऊंगी। कहते हैं पूर्ण निष्काम वही हो सकता है जिसका गौर भर चुका हो। बचपन का हर सपना साकार कर लिया, पर मुझे संतोष नहीं मिला। अब यह एक नया सपना इन आँखों ने देखा है, जिसे मैं तुम्हारी मदद से साकार करना चाहती हूँ। याद है तुमने एक बार कहा था, अनु, विवाह कोई महीने भर के खर्च का रिश्ता नहीं जिसे सामने वाले की आमदनी के ग्राफ से देखकर जोड़ा जाए। हम लोगों में आज भी वह एक पवित्र संस्कार है जिसकी पवित्रता ही उसकी सार्थकता है।
तब तब मैंने तुम्हारी बात को हंसी में उड़ा दिया था। आज जब उसके मर्म को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी है। यह समझने के बावजूद तुम्हारा जवाब मेरा रास्ता तय करेगा। अनुजा। पत्र को मोड़कर उसने लिफाफे में रखते हुए अनुजा के हाथ जिसे रुक गए। क्या इतना सफ़र तय करने के बाद आज भी मनीष उस मोड़ पर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा होगा? जरूरी तो नहीं। नए सफ़र में अतीत की कोई परछाई नहीं। वह यह सफ़र अकेली ही शुरू करेगी, नई ऊर्जा, नई आस्था और नई शक्ति के साथ। पत्र के उड़ते हुए टुकड़ों पर धीरे धीरे पांव रखकर अनुजा उस अनदेखी मंजिल की ओर बढ़ गई। तपती धूप में साथ चलता उसका साया ही उसका हमसफ़र था, जिसका आकार ढलते दिन के साथ बढ़ता ही जाएगा।